दोस्तों बात करें, लग रहा है कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है ना, वो मीडियाटेक को बहुत ज्यादा यहाँ पे टक्कर दे रही है। सबसे पहले तो बात करें, इस हफ्ते स्नैपड्रैगन की तरफ से 2 नए प्रोसेसर देखने को मिला और एक प्रोसेसर तो देखा तो कल ही लॉन्च हुए, स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3। अब स्नैपड्रैगन ने देखा जाए तो एक बात नोटिस करी कि 30 से 40 हजार और 50 हजार के बीच का सेगमेंट थोड़ा खाली छूट रहा था। चिप्स थी लेकिन पुरानी थी और मीडियाटेक ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। लेकिन अब स्नैपड्रैगन ने डिसाइड किया कि अच्छे प्रोसेसर्स को निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 8s Gen 3 की। ये एक नए टाइप का प्रोसेसर है जिसे प्लेस किया गया 8 Gen 2 और 8 Gen 3 के बीच में, और इसके फोन्स जो मार्केट में आएंगे इनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए के साथ होगी। इसके साथ ही जो सबसे पहला फोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा वो होगा आपका यहाँ पे पोको F6, जो 40-45 हजार का फोन हो सकता है। काफी सही चीज है। लेकिन एक और फोन हो सकता है आपका शायद Xiaomi कंपनी की तरफ से। CV सीरीज एक Xiaomi की आती है जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब जो उन्होंने CV सीरीज के अंदर जो फोन लॉन्च किया उसके अंदर आपको लाइका के कैमरास देखने को मिल रहे हैं। और लाइका के कैमरा इस 8s Gen 3 50,000 के प्राइस पॉइंट पर आ जाए, एक काफी सॉलिड चॉइस यहाँ पे बना सकता है। खैर, इसी के साथ ही अगली बात मैं करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 की, जो आपको अपकमिंग OnePlus के Nord 4 में देखने को मिलेगा और Realme के फोन्स में भी आने वाला है। और इसकी खास बात यह रहेगी कि यहाँ पे लास्ट ईयर का जो 7 प्लस जेन 2 आया था उसका सक्सेसर है, और मार्केट में जो डिमेंसिटी के 8300, 7200 ऐसे काफी सारे प्रोसेसर आ रहे हैं ना मार्केट में, इनसे काफी अच्छे तरीके से लड़ सकता है। यानी कि स्नैपड्रैगन के पास भी काफी अच्छे प्रोसेसर्स आ गए जो यहाँ पे मार्केट में मीडियाटेक डिमेंसिटी से यहाँ पे लड़ सकते हैं। अगली चीज यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो स्नैपड्रैगन है वो काफी काम कर रहा है और उससे जो अपनी पोजीशन है वो मार्केट में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि मीडियाटेक की तरफ से क्या प्रोसेसर्स आते हैं और उनकी तरफ से क्या कॉम्पिटिशन आता है। लेकिन फिलहाल की तरफ से स्नैपड्रैगन एक काफी सही काम कर रहा है। अगली न्यूज के बारे में बात करें तो वो होगी यूएस गवर्नमेंट ने स्यू कर दिया एप्पल को। अब वो इसलिए किया क्योंकि एप्पल के आईफोन की यूएस मार्केट के अंदर एक मोनोपोली है। यूएस के अंदर मोर देन 50% जो मार्केट शेयर है स्मार्टफोन के अंदर वो आईफोन का है, यानी कि आधे से ज्यादा वहां पे आईफोन है और एंड्रॉइड बहुत छोटा है। मतलब एंड्रॉइड में सबसे बड़ा प्लेयर सैमसंग है, उसके बाद मोटोरोला, OnePlus है। बाकी प्लेयर्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस के अंदर आईफोन की डोमिनेंस है। और डोमिनेंस के साथ प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? वो हो जाती है कि एप्पल ने उसके चारों तरफ अपने एप्पल वर्ल्ड गार्डन बना रखा है, जिससे कहा जाए तो इकोसिस्टम में, और उसके अंदर अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स से अगर आप यूज करोगे तो सही काम करेंगे। यानी कि दूसरी कंपनीज के लिए एंट्री करना भी मुश्किल है। इसी वजह से एप्पल अगर आईफोन खरीदोगे तो उसके एक्सेसरीज लो, एप्पल की वॉच लो, इसके साथ ही सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी एप्पल की लो। सिर्फ फिजिकल चीजों की बात नहीं है, डिजिटल चीजें भी एप्पल ने वहां पे मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। यहाँ तक कि आईफोन में ऐप डाउनलोड करनी है उसके लिए भी ऐप स्टोर है। तो ऐसी काफी ज्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रखी, जिससे कंपटीशन यहाँ पर नहीं आ पा रहा। क्योंकि मार्केट के अंदर जब कंपटीशन होता है ना, तो आप ये समझ के रखिए कि आपको ना एक अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती है ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको सारे प्रोडक्ट सही रेट में देखने को मिले। कई बार कंपनीज अपनी मनमानी करके रेट्स को इंक्रीज भी कर सकती है, और जब कंपनी अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन बना ली तो मोनोपोली क्रिएट कर देती थी, तो वो कंज्यूमर्स के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट डिसाइड किया कि एप्पल को स्यू करो और उसके बाद उनकी जो मोनोपोली होती है ना उसे हिलाओ। यहाँ पे हो सकता है कि इसके बाद यूएस मार्केट के अंदर बाकी सारे जो दूसरे ब्रांड्स है वो अपनी एंट्री ले और वहां पे बड़ा मार्क छोड़ कर जाए। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि यूएस मार्केट के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, एप्पल के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई इस हफ्ते, वो थी गूगल के साथ बात करना। क्योंकि एप्पल और गूगल बहुत दुश्मन है और ये दोनों दुश्मनी देखा तो दोस्ती में बदल रही है। वो कैसे? क्योंकि एप्पल और गूगल के अंदर बातचीत चल रही है कि गूगल अपनी एआई टेक्नोलॉजी जो जेमिनी एआई है वो अब अपने एप्पल को प्रोवाइड कर दे। अब हमें पता है कि एप्पल अब एआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, काफी सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया, टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी, लेकिन एआई के लिए, कोर के लिए वो गूगल के पास गया और उसने उसकी जेमिनी एआई का हाथ थामा। क्योंकि जेमिनी एआई ऑलरेडी आपको एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलेगी, एंड्रॉइड 15 का बड़ा फीचर होगी, और इस एआई पे गूगल बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज लगी। लेकिन बात है कि ये एक वैसी डील थी जिसको गूगल ने यहाँ पे क्रैक कर लिया, जबकि माइक्रोसॉफ्ट भी काफी बड़ा कंटेंडर है एआई के अंदर। क्योंकि आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एआई पे बहुत काम कर रहा है, अपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर डाल रहा है, ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिंग के अंदर एआई ले आया। लेकिन इसके बावजूद भी जो एआई वाली चीज है वहां पे एप्पल को वो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। इवन देखा तो माइक्रोसॉफ्ट कई सालों से कोशिश कर रहा है कि आईफोन के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग हो जाए, लेकिन वो चीज भी नहीं करवा पाया। तो यार देखा जाए तो गूगल के पीछे गई है एप्पल। देखते हो उसका जो आउटपुट रहता है, रिजल्ट रहता है आईफोन 16, iOS 18 वो किस तरीके से रहता है। लेकिन ओवरऑल सच बात बताऊं, जो ओपन एआई है,
जो माइक्रोसॉफ्ट अपने को-पायलट में यूज करता है वो ज्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू गूगल जेमिनी। और इसके साथ ही अब मैं बात कर सकता हूँ सोनी के बारे में। सोनी का PlayStation 5 Pro के रूमर्स और लीक्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए। और एक बात बताऊं आप लोगों को, सोनी यहाँ पर यह प्लान कर रहा है कि इस साल के एंड तक आपको देखने को मिले PlayStation 5 Pro। अब PS5 Pro की खास बात क्या रहेगी, ये रेगुलर जो PlayStation 5 आता है उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन हो सकता है कीमत उतनी ज्यादा इंक्रीज ना कर दे ये लोग। इसके साथ ही फाइनली अब हम 8K गेमिंग कर पाएंगे, 120 FPS एक स्टैंडर्ड होगा और ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी जो शायद इससे पहले गेमिंग कंसोल में नहीं थी। और इसी के साथ ही बात करें तो एक सोचने वाली बात ये कि सोनी इसे 2024 के एंड में ला रहा है और 2025 में आने वाले GTA 6। तो क्या GTA 6 को खेलने के लिए सबसे बेहतरीन कंसोल सोनी उसे जस्ट पहले लॉन्च करने वाला है, क्योंकि उसे भी पता है अगर एक बढ़िया कंसोल निकाल दिया और उसको खेलने के लिए मार्केट में सबसे पॉपुलर गेम है तो उस कंसोल की सेल्स भी यहाँ पे जबरदस्त हो सकती है। देखते हैं क्या रहता है। अभी तक इंडिया के बारे में तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं और मेरे को लगता है कि जब ग्लोबली आएगा तो उसके बाद इंडिया तक आते आते काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके साथ ही अगली जो न्यूज है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। अब देखो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मैं कार्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे बेहतरीन कार इलेक्ट्रिक के अंदर किसकी आती है? टेस्ला की। टेस्ला इंडिया नहीं मिलती, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के अंदर रिलैक्सेशन दिए जिस कारण से जो टेस्ला जैसी कार से वो अब इंडिया में अपनी एंट्री बना सकती है। जैसे कि बात की गई है जो एक साल के अंदर 8000 कारें कंपनियां इंडिया में इंपोर्ट कर सकती है, जहां पहले इंपोर्ट ड्यूटी कई सारी कारों पे ऑलमोस्ट 100% थी, उसे घटा के कर दिया गया सिर्फ 15%। लेकिन वो सिर्फ इस कंडीशन पे किया गया कि आपको इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम आपको परमिशन देंगे बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करने की। और उम्मीद करते कि अब फाइनली इंडिया के अंदर टेस्ला देखने को मिले। लेकिन इंडिया में जब टेस्ला आएगी तो शुरुआत में डेफिनेटली महंगी होगी, लेकिन एक बार इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, एक बार गाड़ी स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद इंडिया के हिसाब से अगर वो सस्ती गाड़ी भी बना ले तो वो उसके लिए काफी क्लियर चीज हो सकती है। आने वाले कुछ साल टेस्ला जैसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि टेस्ला जैसी कंपनी अब इंडिया में अपनी जगह बना पाती है। और एक बेनिफिट अब ये रहेगा कि बाहर की दूसरी कंपनीज जो अभी इंडिया पे तब फोकस नहीं कर पा रही थी, वो भी अब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ फोकस कर सकती है। इसके साथ ही अगली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कार नहीं है, क्योंकि कार्स तो मार्केट में है, रेंज भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम है अगर आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्ज कहां पे करेंगे वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस चार्जिंग वाली प्रॉब्लम को कोई भी कंपनी से बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर दे पूरे इंडिया के लिए, तो एक बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है। देखने वाली बात है ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के साथ अभी भी जुड़ी है, तो उसे कौन सी कंपनी सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करती है। तो दोस्तों यार, ये थी यहाँ पर बात इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की, प्लेस्टेशन की, एप्पल की, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक की। इस हफ्ते की टेक न्यूज थी। आप लोगों को कैसी लगी? थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।